आज मैं एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म आर्कटिक वॉइड के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान रहे, आगे स्पॉइलर हैं तो संभल कर सुनना। फिल्म की शुरुआत लॉन्ग ईयर से होती है, जो धरती के सबसे उत्तरी बिंदु पर एक द्वीप समूह है। अमेरिका के दो अच्छे दोस्त रे मार्श और एलेन मेरल यहाँ के एकमात्र एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ये दोनों एक एडवेंचर टीवी शो के लिए आए हैं, जिसे रे होस्ट करता है और एलेन निर्देशित करता है। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर कोई भी परिवहन का साधन नहीं है, जिससे डायरेक्टर काफी नाराज हो जाता है। 15 मिनट में एक नाव पकड़नी है, लेकिन रे एक स्थानीय आदमी को पास में खड़ा देखता है और उसकी मदद से एक कैब बुलवाता है। कुछ मिनटों का इंतजार करने के बाद दोनों को एक वैन में उठाया जाता है और उनके गंतव्य पर ले जाया जाता है। फिर उन्हें एक मछली पकड़ने के बंदरगाह पर उतारा जाता है, जहां एक टूर बोट उनका इंतजार कर रही होती है। जब वे पहुंचते हैं तो उन्हें शॉन टिबिट्स नाम के एक आदमी द्वारा स्वागत किया जाता है, जो एक शौकिया कैमरामैन है। ये पता चलता है कि उन्होंने उसे सिर्फ 2 दिन पहले हायर किया था, क्योंकि उनका नियमित आदमी वीजा नहीं ले पाया। एलन, जो अभी भी आखिरी मिनट में यहाँ आने से चिढ़ा हुआ है, को ये सब पसंद नहीं आता। शॉन खुद को पेश नहीं कर पाता या उसकी मौजूदगी को नहीं मानता, लेकिन चार्मिंग रे अपने दोस्त की हरकत को सुधारता है और नए दोस्त का हाथ मिलाता है। फिर हमें पता चलता है कि शॉन एक एक्स आर्मी ब्रैट है, जिसने कभी भी कोई टीवी शो नहीं किया। थोड़ी देर बाद वे अपने टूर बोट पर चढ़ते हैं, जहां एक गाइड, जिसका नाम जिम है, सभी यात्रियों का स्वागत करता है। वह एक अजीब आदमी है और पर्यटक उसकी परिचय सुनकर खुश लगते हैं। बाद में एलन शॉन के साथ जहाज के डाइनिंग एरिया में आता है और पहले की बेवजह की हरकत के लिए माफी मांगता है। फिर वह उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वे अमेरिका से यहाँ क्यों आए, ये शॉन अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ ज्यादा बताने से कतराते हैं और जल्दी से जहाज के डेक से कुछ फुटेज लेने चले जाते हैं। कुछ सेकंड बाद रे अपने दोस्त के पास टेबल पर आता है, हाथ में एक छोटी सी शराब की बोतल लिए। वह एक बहुत ही शिष्ट व्यक्ति है, जो किसी चीज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उनकी बातचीत के दौरान उसकी नजर टेबल पर शॉन के एक लंच बॉक्स पर पड़ती है। रे बिना किसी हिचक के उसे खोलता है और अंदर एक ढेर सारा साउंड उपकरण पाता है। जिज्ञासावश वह रेट्रो ऑडियो रील्स को चालू कर देता है और सुनने लगता है। हेडफोन लगाकर वो उन टेप्स को सुनता है, जिनमें व्हेल के गाने लगते हैं। काफी समय तक सुनने के बाद एलेन को ये पसंद नहीं आता कि वो बिना इजाजत दूसरों की चीजों को छुए, लेकिन राय उसे टेप सुनने के लिए उकसाता है। फिर सीन कुछ घंटे बाद कट हो जाता है और हम एलेन को उसके केबिन में देखते हैं, जो अपनी पत्नी को टेक्स्ट कर रहा है। पता चलता है कि हाल ही में उनकी लड़ाई हुई थी और वो माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे क्योंकि वहां सेलुलर सेवा नहीं है। इसके बाद तीनों आदमी डॉक की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। वे अपने शो के लिए इंट्रो की शूटिंग कर रहे हैं और इसके लिए जिम, टूर गाइड की भी मदद लेते हैं। बाद में जब वे काम खत्म कर रहे होते हैं, रे को एक सीगल मिलती है, जिसके आंखों के गड्ढे खून से भरे हुए हैं। ये उसे थोड़ा क्रीपी लगता है, लेकिन वह ज्यादा नहीं सोचता। फिर रे एलन से मिलने जाता है, जो बार में बैठा हुआ उदास लग रहा है। वह अपने दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश करता है और पूछता है कि सब ठीक है ना, लेकिन डायरेक्टर और ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है कि ये नौकरी उसकी शादी को तोड़ रही है। वह अक्सर घर से दूर होता है और अपने बच्चों से भी। उसकी मानसिक सेहत पर असर डाल रहा है। यार, इसे सहन कर लो। जैसे जैसे दोनों बात करते हैं, अचानक बाहर हलचल होती है। पता चलता है कि बाकी पर्यटक एक डरावनी घटना देख रहे हैं, जिसमें एक वालरस अपने ही बच्चे को मार रहा है, बर्फ के पहाड़ पर। ये सबको चौंका देता है और यहाँ का स्थानीय निवासी जिम भी पहले ऐसा कुछ नहीं देख चुका है। माहौल को शांत करने के लिए वह यात्रियों को डॉक पर एक बारबेक्यू के लिए बुलाता है। फिर वह बताता है कि वे स्थानीय व्हेल का मांस खा रहे हैं, जो इस इलाके में एक खास डिश है। सभी लोग खाने में लगे हैं, लेकिन रे एक भी मांस नहीं खाना चाहता क्योंकि वो बहुत गंदा लग रहा है और शायद वो वॉलेरस का बच्चा ही हो।
लेकिन एलेन ने बिना किसी झिझक के कुछ अच्छे टुकड़े चट कर लिए। जल्दी ही वो ये कहते हुए अनाउंसेस करता है कि उसे पेट में परेशानी हो रही है और वो बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ समय बाद एलेन फिर से रे के पास पीछे के डेक पर आ जाता है और दोनों अपनी बातें जारी रखते हैं। इस बीच शॉन आगे के डेक पर टूरिस्टों की फिल्म बना रहा है। उसे पास में कुछ पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ नजर आता है और वो मुड़ जाता है। उसका कैमरा उस तरफ हो गया। तभी जिम, जो कि टूर गाइड है, दूर में कुछ देखता है जो उसे नर्वस कर देता है। अचानक बोट की पावर चली जाती है और पूरा माहौल चुप हो जाता है। शॉन चारों ओर हैरान नजर से देखता है और समझता है कि सामने का डेक खाली है, लेकिन वो ज्यादा परेशान नहीं लगता और अंदर बाथरूम जाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ रैंड एलन जब सामने के डेक पर लौटता है तो उसे वो पूरी तरह से खाली मिलता है और बाकी यात्रियों की चीजें बिखरी हुई है। फर्श के चारों ओर घूमते हुए वो लोग नाव के हर कोने में झांकते हैं, लेकिन सब सुनसान है। थोड़ी देर बाद शॉन बाथरूम से बाहर आता है और उन दोनों अमेरिकियों को देखकर हैरान होता है। एलन उसे बताता है कि नाव खाली है और पूछता है कि क्या उसे पता है क्या हुआ, लेकिन शॉन कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और सुझाव देता है कि वो लोग अलग अलग दिशाओं में सुराग खोजने के लिए जाएं। फिर वो नीचे इंजन रूम की तरफ बढ़ता है, जहां वो चुपके से एक सैटेलाइट फोन निकालता है। शॉन किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो संपर्क नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एलो डेक पर अकेला खड़ा है, अपने फोन पर अपने बच्चों का वीडियो देख रहा है। वो बहुत भावुक लग रहा है और अचानक खून खांसी करने लगता है। इस बीच रे कप्तान के केबिन में एक कम्युनिकेशन रेडियो ढूंढता है और मदद के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन उसे भी कोई जवाब नहीं मिलता कई फ्रीक्वेंसीज ट्राई करने के बाद। फिर वो एक जोड़ी दूरबीन उठाता है और बाहर देखने की कोशिश करता है। उसकी राहत की बात यह है कि उसे एहसास होता है कि नाव किनारे के करीब आ गई है और एक बस्ती भी उनसे दूर नहीं है। वो जल्दी से शॉन के पास जाता है और उसे बताता है। करीब के शहर के बारे में थोड़ी चर्चा के बाद दोनों एक राफ्ट बनाने पर सहमत होते हैं ताकि वहां पहुंच सकें। फिर वे सभी जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं, जिसमें एक राइफल भी होती है। इस बीच एलेन फर्श पर एक कैमरा देखता है जो कुछ पर्यटकों का था। वह उसे अपनी जेब में डाल लेता है और पीछे के डेक पर चला जाता है। वहां रे उसे नजदीकी बस्ती के बारे में बताता है और जल्दी से अपना बैग पैक करने के लिए कहता है। रे एलेन की गर्दन पर एक कट भी देखता है, लेकिन लड़के को ये नहीं पता कि ये कैसे और कब हुआ। घाव को पट्टी बांधने के बाद तीनों आदमी बाहर निकलते हैं। नाव पर चढ़कर शहर की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी ही वो उस किनारे पर पहुंचते हैं जहां शॉन सुझाव देता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा है। फिर तीनों शहर की खोज में निकलते हैं, लेकिन उन्हें वहां बिल्कुल खाली मिलता है। थोड़ी देर बाद वे एक इमारत में जाते हैं और पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये उन्हें देखने के लिए प्रेरित करता है और जल्दी ही वे एक कमरे में एक बूढ़े हिरन के सामने आते हैं। वो गंभीर रूप से घायल है और उसके मुंह से खून बह रहा है। ये डरावना दृश्य देखकर वे फिर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद तीनों को फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है। एक अजीब आवाज पास की एक बिल्डिंग से आ रही है। वे अंदर भागते हैं और बस एक टीवी देखते हैं जो स्टैटिक तरंगे दिखा रहा है। नाराज रे गुस्से में उसे लात मारता है, क्योंकि उसे कुछ बेहतर की उम्मीद थी। कम से कम ड्रैगन बॉल के रिप्ले तो चल ही सकते थे। तभी आलन कराहने लगता है और अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसे अपने बाएं पैर में एक तेज चुभन महसूस होती है, जिससे वह अपनी पैंट ऊपर चढ़ा लेता है। सबकी डर के मारे आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि उसके घुटने के पास एक और बुरी चोट है। आलन की ऐसी हालत के बावजूद शॉन घोषणा करता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इलाके की खोज करते हुए रे अपने दोस्त के लिए लौटने का वादा करके उसके साथ निकल पड़ता है। फिर जब दोनों चले जाते हैं, एलन अजीब सा होने लगता है। वो बिल्डिंग से बाहर निकलकर बेहोशी में चलते चलते कहीं दूर निकल जाता है। अचानक उसे एहसास होता है कि एक ध्रुवीय भालू उसकी तरफ आ रहा है।
वो जानवर भी चोटों से भरा हुआ नजर आता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से भालू उसे नुकसान नहीं पहुंचाता और वहां से चली जाती है। वो तो खोई हुई चीजों में ज्यादा खुशकिस्मत निकला। शहर के दूसरे तरफ रे और शॉन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां कई खिड़कियों से रोशनी आ रही होती है। वे उत्सुकता से अंदर जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि शायद उन्हें कोई मिल जाए। अंदर जाकर वे जल्दी से बिल्डिंग की तलाशी लेने के लिए अलग हो जाते हैं। शॉन ऊपर जाता है, जहां उसे एक कमरे से संगीत सुनाई देता है। वह अंदर जाता है और एक विनाइल रिकॉर्डर चलता हुआ पाता है, लेकिन कोई और नहीं होता। इस बीच रे ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में जाता है, जहां उसे मेज पर अनअटेंडेड एक गर्म सूप की कटोरी मिलती है। थका हुआ और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तभी रे को एक जोरदार धमाका सुनाई देता है और वह खिड़की से बाहर देखता है। उसे आसमान में एक रोशनी उठती हुई दिखाई देती है और उसे लगता है कि शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है। उत्साहित रे फिर बिल्डिंग से बाहर निकलता है, लेकिन वहां उसे एलन मिलता है, जो हैरान नजर आ रहा है। रे अपने प्यारे दोस्त को वापस बिल्डिंग में ले जाता है, जहां वो कुछ पल पहले था। अंदर पहुंचकर वो एलन को एक सोफे पर लेटाता है और शॉन से बात करने चला जाता है। एलन की हालत और खराब हो गई है और ये साफ नजर आ रहा है। उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है। वो अपनी नाव पर मिली कैमरा निकालता है और इसे देखना शुरू करता है ताकि उसका ध्यान भटक सके। इसमें एक वीडियो है जो जर्मन टूरिस्टों ने नाव के डेक पर रिकॉर्ड किया था। उसकी हैरानी की बात यह है कि वीडियो में टूरिस्ट अचानक गायब हो जाते हैं, जबकि वो अभी भी रिकॉर्ड कर रहे थे। वो ये भी देखता है कि शॉन डेक पर था और उसे स्पष्ट रूप से पता था कि क्या हुआ। इस खुलासे के बाद एलेन अपनी बचे खुचे साहस को इकट्ठा करता है और राई को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन राई किसी और से बात कर रहा है। शॉन के साथ होते हुए वो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रे कहते हैं कि उन्हें शहर छोड़कर जल्द से जल्द समुद्र वापस जाना चाहिए, लेकिन शॉन इस आइडिया पर सहमत नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि वहां पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। वो ये भी बताता है कि राफ्ट में वापस जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। हालांकि रे अपने फैसले पर अड़ा हुआ है, इसलिए वो पास के गैस स्टेशन पर ईंधन खोजने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद शॉन एलन के पास जाता है, हाथ में लंच बॉक्स लिए, और उसके कानों में हेडफोन्स लगा देता है। बॉक्स से आवाजें आने लगती हैं, जिससे डायरेक्टर सो जाता है। शॉन फिर बाहर जाकर टहलता है और सिगरेट पीता है। घायल एलेन थोड़ी देर के लिए सो जाता है, लेकिन जल्दी ही तेज दर्द के कारण जाग जाता है। इस बीच रिया ने पहले ही राफ्ट में ईंधन भर लिया है और अपने पुराने दोस्त की मदद के लिए ठीक टाइम पर लौटता है। वो कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन एलेन जिद करता है कि उसने नाव के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी है। रिया मान जाता है और जल्दी ही भयानक सच का पता लगाता है कि शॉन फ्रंट पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब लोग अचानक गायब हो गए तो रे परेशान होकर बिल्डिंग से बाहर भागता है और शॉन को रोक लेता है। वो सच जानने की मांग करता है और अंत में शॉन सब कुछ बताता है। पता लगता है कि शॉन एक भाड़े का सैनिक है, जिसे नॉर्वे की सेना ने काम पर रखा था। उसे हाईटेक सुपरसोनिक हथियार की क्षमताओं की फिल्म बनाने के लिए भेजा गया था। जो लोग उस हथियार की रेडिएशन के संपर्क में आए, वो पूरी तरह से गायब हो गए। इसके अलावा शॉन समझाता है, जिस डिवाइस को वो लंच बॉक्स के अंदर ले जा रहा है, वो एक तरह की सुरक्षा ढाल के रूप में काम करता है। इसमें से आने वाली आवाजें सुनने वाले को हथियार के प्रभाव से बचाती है। इसीलिए एलन और रे बाकी लोगों की तरह गायब नहीं हुए, क्योंकि वो पहले से ही उस डिवाइस को सुन रहे थे। हालांकि एलन बीमार पड़ गया क्योंकि उसने वो व्हेल का मांस खा लिया था, जो हथियार द्वारा फैलाए गए विकिरण से संक्रमित था। शॉन ये भी बताता है कि एक ग्रुप के सिपाहियों को उसे नाव से निकालना था जब बाकी सब लोग मर चुके थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उनसे संपर्क करो, क्योंकि जो सैटेलाइट फोन उन्होंने उसे दिया था वो काम नहीं कर रहा। ये सब सुनकर रे हैरान रह जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हथियार मौजूद है। इसके बाद वो अंदर जाता है,
लेकिन अपने दोस्त एलन से कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर एलन इस बात के साथ समझौता कर चुका है कि उसे मरना है। रे भी ये समझ जाता है, इसलिए वो उसे थोड़ी जगह देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर इंतजार करते हुए एलन अपने फोन पर एक गुड बाय वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो अपना ख्याल रखना। उसे हमेशा ऐसा ही करना पड़ता था क्योंकि वो कभी आसपास नहीं रहता। जब एलन का काम खत्म होता है, वो राय को फोन देता है और कहता है कि घर सुरक्षित पहुंचना। सीडी अपने दोस्त को ऐसा देखकर बहुत दुखी है, लेकिन वो चुपचाप फोन लेता है और बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। हालांकि उसे भी अपनी जान बचाने की उम्मीद पर शक है, इसलिए राय फोन और कैमरा को एक वाटरप्रूफ बैग में डालकर समुद्र में फेंक देता है। उम्मीद करता है कि कोई और इसे ढूंढ लेगा। ये थोड़ा बेकार का कदम है, कोई भी थोड़ी देर बाद इसे नहीं पाएगा। शाका सैटेलाइट फोन उसके मालिक से एक संदेश प्राप्त करता है, जिसमें लिखा है कि वे 30 मिनट में द्वीप पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर शॉन बहुत उत्साहित होता है और वो जल्दी से बिल्डिंग की तरफ लौटता है और यह संदेश 2 अमेरिकियों के साथ शेयर करता है। इसके बाद तीनों, जिसमें एलन भी शामिल है, जो एक गाड़ी में है, अपने छिपने के ठिकाने से निकलते हैं। वे पास की एक और बिल्डिंग में आराम करने के लिए रुकते हैं। एलन की बिगड़ती सेहत उनकी गति को काफी धीमा कर रही है, इसलिए शॉन कहता है कि वो अकेले निकासी बिंदु की ओर जा रहा है। उसे अपने मालिक की बहुत उम्मीद है, एलन की हालत के बारे में कुछ कर सकेंगे, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं है। कुछ सेकंड बाद एलन रे की बाहों में मर जाता है। इस बीच शॉन निकासी पॉइंट पर पहुंचता है, उम्मीद करता है कि एक बचाव टीम वहां होगी, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में उसे तुरंत गोली मारी जाती है और वह मर जाता है। वहीं बिल्डिंग में रे एक गोली की आवाज सुनता है, जिससे वह घबरा जाता है। वह पास की राइफल उठाने के लिए दौड़ता है। तभी कमरे में लैंडलाइन फोन बजने लगता है। ये नहीं बताया जाता कि क्या रे कॉल उठाने का फैसला करता है। फिल्म खत्म होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।